तो हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेडमिक एक्सेल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल से आपको देखो, वैसे आप इस चैप्टर को इग्नोर कर देते हो, लेकिन इग्नोर करने लायक है नहीं ये चैप्टर। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखोगे तो आपको मिनिमम दो सवाल भी इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। दो सवाल, और दो सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर का वेटेज रखता है ये, 8 मार्क्स। ठीक है, तो यानी कि इम्पॉर्टेंट है, इग्नोर करने लायक नहीं है। आप रिसेंट जो लास्ट के 3-4 साल के पेपर देखोगे तो उनमें कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं इन चैप्टर से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, लेक्चर नंबर 1। तो देखो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जो इसमें हम जनरली बातें करेंगे ना, तो कुछ जनरल केमिकल रिएक्शन। देखो, आप ये चैप्टर को बायो में भी पढ़ते हो। ठीक है, बायो में और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी रिगार्डिंग चैप्टर, वो दोनों डिफरेंट होगी, सेम नहीं है, डिफरेंट है। यहाँ आप बायोमोलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की बातें करते हो, प्रोटीन्स वगैरह की बातें करते हो, तो यहाँ पे आप उनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करो। कौन सा टेस्ट वो देते हैं, कौन सा नहीं देते, उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री, उनका आइसोमेरिज्म वाला पार्ट, मतलब इन बातों को आप यहाँ पे डिस्कस करते हो। वहीं अगर हम बायो में बात करें तो बायो में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो उनके बारे में। ठीक है, बायोमोलिक्यूल कैसा है, क्या उसमें कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसा क्या होता है, वो बायो वाली बात है। मैं केमिस्ट्री में बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री में आप इसमें रिएक्शन वाला पार्ट जो है वो जनरली करते हो, और इन्फॉर्मेशन दोनों में अलग अलग है। अदरवाइज बेवकूफ़ नहीं है कि सेम ही कंटेंट दो सब्जेक्ट में पढ़ा रहे होगा। ठीक है, दोनों में कंटेंट अलग अलग है, तो इस तरीके से इग्नोर मत कर देना कि नहीं ये तो हमने बायो में पढ़ रखा है, या बायो में इग्नोर मत कर देना कि ये तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। दोनों जगह इन्फॉर्मेशन अलग अलग है, इसलिए दोनों जगह इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलिए, तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले, आज जो हम मतलब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ठीक है, क्या है? हाइड्रेट ऑफ कार्बन। और सेकंड, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की जनरली बातें करेंगे हम। फिर उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी होती है। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री आपने पढ़ी रखी है। फिर एपिमर्स क्या होते हैं और एनोमर्स क्या होते हैं, ये भी आइसोमर्स का ही पार्ट है। ठीक है, बट ये आइसोमर्स में आपने पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना। ठीक है, एप्लीकेबल ये आइसोमर्स वाले पार्ट में ही होगा। जैसे आइसोमर्स में आपने पढ़ रखा है ना कि एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, डाइस्टियोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एपिमर्स भी होता है और एनोमर्स भी होता है। तो क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें अपन स्टार्ट करते हैं एक के साथ, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन में क्या बातें हैं, क्या हमें डिस्कस करना है, उस चीज को समझो। देखो, CxH2OY, CxH2OI एग्जाम्पल जैसे C6H12O6, जिनका जनरल फॉर्मूला ऐसा है, जिनका जनरल फॉर्मूला ऐसा है, जनरली हम उनको कार्बोहाइड्रेट्स कंसीडर करते हैं। किसको? जिनका जनरल फॉर्मूला CX और H2OY है। ठीक है, जिनका भी जनरल फॉर्मूला ये है, हम जनरली उनको क्या कंसीडर करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे C6H12 हो गया, ये इसमें परफेक्टली फिट होता है। देखो, C6H2O6, तो इसको अगर आप लिखोगे तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या लिखते आ रहे हो बचपन में? C6H12O6, तो यही तो है वो। ठीक है, तो इसीलिए जो भी इस फॉर्मूला में फिक्स होता है वो हम कार्बोहाइड्रेट्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, वो जनरली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है जनरली। अब जनरली क्यों बोला गया है? क्योंकि हाँ, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होगा ही सही, हर चीज को केमिस्ट्री में दिल पे नहीं लिया जाता। ठीक है, तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी है जिनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये नहीं है, लेकिन वो फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और जिनका ये फॉर्मूला जो ये इस जनरल फॉर्मूले में फिट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये एसिटिक एसिड है। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड है, ये सब एसिड्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये क्या है? एसिड्स है। ठीक है, एसिड्स है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और इनको ध्यान से देखो आप, इस जनरल फॉर्मूला में ये फिट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एसिटिक एसिड की बात करूं तो ये क्या है? C2H4O2, तो ये CX और H2OY में फिट हो रहा है।
ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक एसिड है। क्या है, एसिड है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि हर चीज को दिल पे नहीं लेना, हर चीज को इस जनरल फॉर्मूले को दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। ये एक जनरल डेफिनेशन है, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। और इसको देखो, ये रैमनोस का फॉर्मूला है, रैमनोस, ठीक है, C6H12O5, ठीक है। तो ये जो है जनरल फॉर्मूले में फिट नहीं होता, ठीक है, डज नॉट फिट इन जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लेकिन फिर भी ये क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो इसका देखो C6H12O5 है, जबकि O6 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि CXH2OY जो है एक जनरल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसका कुछ एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ठीक है। पर कुछ ऐसे कंपाउंड भी है जो ये फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूले को फिट नहीं होते, एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। और कुछ ऐसे हैं जो इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें एग्जांपल हो जाते हैं अपने C6H12 एंड O6। क्लियर है, ये बेस पूरा आई थिंक क्लियर होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या कहते हैं। तो पुरानी वाली में कंट्रोवर्सीज थी, नए वाले में क्या है, तो नए वाले में देखो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब उसमें OH ग्रुप जो है वो पॉली टाइप्स प्रेजेंट है, यानी कि दो या दो से ज्यादा टाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, जो उनमें मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। और सब्सटेंस विच यील्ड्स दिस एल्डिहाइड और कीटोन ऑन हाइड्रोलाइसिस, या जब हम इसको पानी में डालते हैं, ठीक है, जब इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब हमें एल्डिहाइड या कीटोन ऑब्टेन होता होगा। और साथ ही साथ इनमें एक कायरल कार्बन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये उस मॉलिक्यूल को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। देखो क्या क्या बातें कही अभी मैंने, पॉलीहाइड्रोक्सी है, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप जो है वो या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। दूसरी चीज कि हाइड्रोलाइसिस करने पे एल्डिहाइड या कीटोन देना चाहिए, या तीसरी चीज एटलीस्ट वन कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन जो है इंपॉर्टेंट कैटेगरी है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स जो है जैसे ही हम पानी में डालेंगे तो पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड या कीटोन ये डिसोशिएट करके दे देते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकेराइड्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैकेराइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। हाईलाइट कर देते हैं इसको, अच्छा हाईलाइट तो होगा नहीं, ये तो ब्रश है, ठीक है, सैकेराइड्स भी बोल देते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, देखो कार्बोहाइड्रेट्स जो है जनरली शुगर और नॉन शुगर किसको बोला जाता है। देखो शुगर, देखो कार्बोहाइड्रेट्स होती शुगर ही है, ठीक है, लेकिन हम डेली लाइफ में शुगर किसको बोलते हैं, जो मीठी चीज होती है उसको शुगर बोलते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स मीठे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं और सॉल्युबल इन वाटर, भाई जो शक्कर खाते हो आप वो क्या है, ये तीन कंडीशन को फेवर कर रही है, ठीक है। वे टेस्ट में कैसी होती है, स्वीट होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है और सॉल्युबल इन वाटर होती है, ठीक है। तो इन तीन कंडीशन को फुलफिल करती है, तो इसीलिए हम उसको किस में कैटेगराइज करते हैं, शुगर में कैटेगराइज करते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और जो नॉन शुगर है उनको हम किस में कंसीडर, जो टेस्टलेस होती है, एमॉर्फस सॉलिड होता है, एमॉर्फस मतलब हल्के से प्रेशर से जो है वो अपना शेप चेंज कर दे, ठीक है। और नॉन क्रिस्टलाइन होती है और इनसॉल्युबल इन वाटर होती, जनरली सॉल्युबल नहीं होती, ठीक है, वो होती। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड।
ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको समझना है क्या होता है इसका मतलब, तो ध्यान से सुनो। मोनोसेकेराइड होता है जो, जैसे आपने पॉलीमर पढ़ा है ना, पॉलीमर जानते हो आप कि कोई भी एक यूनिट है, ठीक है, और एक यूनिट के रिपीटेशन से, इसके रिपीटेशन एन टाइम रिपीटेशन से एक पॉलीमर जनरेट होता है, ठीक है। तो ये एक पूरा कंप्लीटली क्या हो गया, एक पॉलीमर हो गया। तो उसी तरीके से मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड होता है। मोनोसेकेराइड में क्या होता है कि एक ही यूनिट प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल की, ठीक है। मोनोसेकेराइड का मतलब क्या है कि एक ही यूनिट प्रेजेंट होगी उसमें। ओलिगोसेकेराइड क्या होगा, ओलिगोसेकेराइड में क्या होगा, जो मोनोसेकेराइड है उसकी 2 से लेकर 10 यूनिट प्रेजेंट होगी, एटलीस्ट 2 से 10 यूनिट, ठीक है। इनके एग्जांपल एल्डोस, कीटोस, ठीक है, एल्डोस एंड कीटोस। अब ये क्या होते हैं ये अभी हम आगे देखने वाले हैं कि एल्डोस क्या होता है। इसमें जाहिर सी बात है कि एल्डोस में एल्डिहाइड इज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कीटोस में कीटोन इज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो एल्डोस एंड कीटोस आर मोनोसेकेराइड, और जब एल्डोस और कीटोस के बार बार रिपीटेशन से जो चीज बनेगी उसको हम किस में कैटेगरी रखेंगे, उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, हम उसको ओलिगोसेकेराइड्स की कैटेगरी में रखेंगे। बात समझ में आई, किसकी कैटेगरी में रखेंगे हम उसको, ओलिगोसेकेराइड्स की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। अगली चीज, अगली कि डाइसेकेराइड, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है। डाइसेकेराइड्स, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ये डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड का मतलब जिसमें 2 मोनोसेकेराइड की यूनिट आपस में जुड़ी हुई हो, समझ में आ रहा है, 2 मोनोसेकेराइड्स की यूनिट आपस में जुड़ी हुई हो तो उससे क्या बनेगा, डाइसेकेराइड बनेगा, ठीक है। ट्राइसेकेराइड्स होंगे जिसमें 3 मोनोसेकेराइड की यूनिट हो रही होगी, जुड़ रही होगी, ठीक है, 3 मोनोसेकेराइड्स की यूनिट जुड़ रही होगी। और टेट्रा, टेट्रा मतलब क्या होता है, 4, तो इसमें क्या होगी, 4 मोनोसेकेराइड्स की यूनिट आपस में जुड़ रही होगी, ठीक है। उसी तरीके से पेंटासेकेराइड, हेक्सासेकेराइड, ठीक है, वो सब होता है। तो ओलिगोसेकेराइड हम 2 के बाद जितनी भी है उनको एक ग्रुप में एक ही कंसिडर करके ओलिगोसेकेराइड्स मान के चलते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद मोनोसेकेराइड, देखो पहली चीज तो पॉलीसेकेराइड्स जो होती है वो नॉन स्वीट इन टेस्ट होती है, मतलब स्वीट नहीं होती, मीठी नहीं होती, इनसॉल्युबल इन वाटर होती है। उसके बाद एमोर्फस सॉलिड होता है। तो ये स्टेटमेंट वाले सवाल बन सकते हैं आपके पास, ठीक है। मान लो 4 ऑप्शन में 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं और पूछ ले कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड थर्ड करेक्ट है, थर्ड फोर्थ, आता है ना सवाल। तो वैसे टाइप के सवाल जो है वो ज्यादा बनने के चांसेस है इस चैप्टर से। तो इसीलिए हर एक इंफॉर्मेशन को अच्छे से तसल्ली से समझना, तसल्ली से याद भी करना। देखो याद करने की चीजें हैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। डॉक्टर बन रहे हो तो शुगर वुगर की बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन किस किस कैटेगरी में हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है। तो जनरल फॉर्मूला तो आप जानते हो इसका क्या है, C6H12, CX और H2OY, ठीक है, CX और H2OY, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर की बात करें तो अभी मैंने इसमें बताया आपको डेफिनेशन में कि एटलीस्ट इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिर देखो एल्डोस एंड कीटोस, तो एल्डोस तो किसको डिफाइन कर रहा है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को, और कीटोस किसको डिफाइन कर रहा है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप को, कीटोन फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। चलिए अब देखो 3 कार्बन है तो उसको ट्रायोस बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रायोस। और 3 कार्बन की चेन में, 3 कार्बन की चेन है, ठीक है, और उस 3 कार्बन की चेन में मान लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप अगर एल्डिहाइड है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है, तो उसको क्या बोलेंगे, एल्डोट्रायोस। जैसे इसमें देखो 3 कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड है, तो इसको क्या बोलोगे आप, एल्डोट्रायोस, ठीक है, क्या बोलोगे, एल्डोट्रायोस।
वहीं आप 3 कार्बन है लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो कितना क्या है, कीटोन है। तो देखो 3 कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका कीटोन, ठीक है, कीटोन हो गया। तो अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा कीटो ट्रायोस। क्या नाम होगा इसका, कीटो ट्रायोस। उसी तरीके से अगर 4 कार्बन है तो इसका नाम होगा एल्डो टेट्रोस, ठीक है। पढ़ा है ना, 2 कार्बन को डाई, 3 कार्बन को ट्राई, 4 कार्बन को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को सेप्ट, है ना, हेप्ट, ठीक है, 8 को ऑक्टा, 9 को नॉन और 10 को डेक। ये आपने IUPAC में पढ़ रखा है, ठीक है। तो 4 कार्बन है तो टेट्रोस या फिर कीटो टेट्रोस अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। 5 है तो पेंटोस, एल्डो पेंटोस, ठीक है, कीटो पेंटोस। 6 है तो हेक्सोस, ठीक है, एल्डो हेक्सोस। एल्डो हेक्सोस में कौन आ जाएगा आपका, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है, एल्डो हेक्सोस होता है, ठीक है। और कीटो हेक्सोस में क्या आ जाएगा आपका, कीटो हेक्सोस फ्रक्टोज का एग्जांपल है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्यों का कोई रीजन नहीं है तो है, ठीक है। तुम इंसान क्यों पैदा हुए तुम्हें पता है, ठीक है। अब देखो जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो एग्जाम्पल हो गए वो किसके हो गए, एल्डो हेक्सोस और कीटोस हेक्सोस का, ठीक है, एल्डो हेक्सोस एंड कीटो हेक्सोस का। बात समझ में आई, चलिए नेक्स्ट 7 कार्बन के लिए हेप्टोज आ गया, तो यहां आ जाएगा एल्डो हेप्टोस एंड कीटो हेप्टोस, ठीक है, अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन आई थिंक क्लियर होगा। मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड, 2 कार्बन है तो ये सब के सब जो है एक तरीके से ओलिगोसेकेराइड है, क्योंकि इनमें सॉरी ओलिगोसेकेराइड नहीं है, ये मोनोसेकेराइड्स ही है, क्योंकि यूनिट 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से मिलके बन सकती है, ठीक है। जैसे क्या होते हैं ओलिगोसेकेराइड एंड मोनोसेकेराइड, वो डिटेल में और अच्छे से आप समझोगे अभी आगे धीरे धीरे चीजें। आज तो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पार्ट और आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में ही चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में आप जो है केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ोगे इनकी, ठीक है, जो मोस्टली एग्जाम्स में आई हुई है, ठीक है। यहाँ से चीज़ें स्टेटमेंट वाली आएगी, अगर आएगी तो। अगले लेक्चर में हम इनकी रिएक्शंस, टेस्ट वगैरह, जनरल बातें करेंगे टेस्ट वगैरह की, तो वो भी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बातें आप जनरली किस में करते हो, स्टीरियोकेमिस्ट्री आप आइसोमेरिज्म में भर भर के चीजें सीख के आए हो, पढ़ के आए हो। तो चलिए स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एल्डोट्रायोस क्या होगा, देखो यही अभी हमने बनाया था, 3 कार्बन की चेन है, ठीक है, 3 कार्बन की चेन CHO, CHOH एंड CH2OH, इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड क्या बोलते हैं, देखो ये जो अभी हमने बनाया था, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, 3 कार्बन की चेन को ग्लिसरल अल्डिहाइड, ठीक है। स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है ये एल्डोट्रायोस, ठीक है। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डोज, देखो एल्डिहाइड है यहाँ पर, ठीक है, क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। फिर फिशर प्रोजेक्शन की बात करते हैं। फिशर प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं, तो आइसोमेरिज्म में आपने भर भर के पढ़ा हुआ है आइसोमेरिज्म, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन, इस प्रोजेक्शन को बोला जाता है, आप जानते हो कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्चुअली वेज पर है, कहाँ है ये, वेज पर है, ठीक है। और ये वाली जो है वो कहाँ है, डैश पर है, ठीक है। तो आई थिंक अब आप 3D में इस चीज को इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, कि HNOH क्या है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डी ग्लिसरल्डिहाइड और इसको बोलेंगे एल ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, डी ग्लिसरल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरल्डिहाइड। अब ये डी और एल का क्या कॉन्सेप्ट है, तो डी और एल का कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम समझते हैं। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि कार्बोहाइड्रेट्स में डी और एल कॉन्फ़िगरेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है।
आई थिंक इसको आगे बताया हुआ है, ये रहा डी शुगर एंड एल शुगर आगे बता रखा है। तो कैसे डिफाइन किया जाता है ये हम सीखते हैं, ठीक है। कि ये इनके नीचे ये जो डी और एल जो लगाया हुआ है इसका मतलब क्या है, सुनना। ये ट्रायोज है, ठीक है, क्या है, ट्रायोज है। अगर आप इसकी IUPAC नंबरिंग करोगे, इसकी IUPAC नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग में क्या करोगे, देखो नंबरिंग कैसे करोगे। एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है तो ये 1, ये 2, ये 3, ये नंबरिंग है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें कायरल कार्बन कौन सा है, कायरल कार्बन कौन सा है, कायरल कार्बन क्या होता है जिसकी कायरल कार्बन क्या होता है जिसकी ऑल 4 वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट एटम और मॉलिक्यूल ग्रुप, ठीक है, डिफरेंट एटम और मॉलिक्यूल ग्रुप, जिसकी चारों वैलेंसी जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई हो। तो ये सेकंड कार्बन को थोड़ा ध्यान से देखो, देखो स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है, स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से सुनो, इसकी इस कार्बन की चारों वैलेंसीज को देखो ध्यान से, एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, एक OH से सेटिस्फाइड है, एक एल्डिहाइड से सेटिस्फाइड है और एक CH2OH से सेटिस्फाइड है। कंप्लीट मॉलिक्यूल को ही देखा करो, जो भी वैलेंसी है ना उस बॉन्ड के बाद जो भी चीजें स्टार्ट हो रही है वो पूरी की पूरी कंसीडर्ड होगी। ऐसा नहीं है कि उस अकेले एटम को कंसीडर करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये जो वैलेंसी है उसके अगले एटम को ही कंसीडर करके बैठ जाते हैं। नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो केवल हाइड्रोजन, यहाँ पे वैलेंसी में CH2OH है तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कंसीडर होगा। तो देखो चारों के चारों जो है वो डिफरेंट है तो ये क्या हो गया, ये एक कायरल मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया, एक कायरल मॉलिक्यूल हो गया। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो ये हमारा कायरल सेंटर था। अब आपको डी और एल फॉर्म कैसे डिफाइन करना होता है, तो देखो जब भी हाईएस्ट कायरल कार्बन पर एट हाईएस्ट कायरल कार्बन if OH group is present in right side, OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा डी एल्डोज, ठीक है। देन वी कंसिडर्ड या देन इट नेम्ड एज डी कॉन्फ़िगरेशन। क्या नेम दिया जाएगा इसको, डी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो उसको एल कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। अब वो चीज में नहीं लिख रहा, इतने तो पढ़े लिखे हो ही सही, ठीक है। हाईएस्ट कायरल कार्बन पे, तो इसमें हाईएस्ट कायरल कार्बन कौन सा है, तो पहली चीज तो कायरल कार्बन ही एक है, सेकंड वाला है। अब सेकंड वाले कायरल कार्बन पर जो OH ग्रुप है वो राइट साइड है, ठीक है। यहां से देख रहे हो तो राइट साइड है, तो राइट साइड है इसलिए इसको क्या डिफाइन किया गया, डी फॉर्म डिफाइन किया गया। इसमें भी सेम नंबरिंग होगी 1 2 3। सेकंड वाला जो है यहाँ पे कायरल कार्बन है, ठीक है। अब सेकंड वाला कायरल कार्बन है और हाईएस्ट कायरल कार्बन है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखिए कि OH ग्रुप कहाँ है, लेफ्ट साइड है, तो OH ग्रुप लेफ्ट साइड है तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या डिफाइन किया जाएगा, एल कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। तो डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, जब हाईएस्ट कायरल कार्बन पर OH ग्रुप अगर राइट साइड है तो इसको डी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन किया जाता है, और जब OH ग्रुप लेफ्ट साइड है तो इसको कौन सा डिफाइन किया जाता है, एल कॉन्फ़िगरेशन से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। चलिए तो अब बात करते हैं अपन एल्डोडेट्रोज और एल्डोडेट्रोज में, ठीक है। तो देखो इसमें एक वर्ड है, आप ध्यान से देखो, एरिथ्रोज एंड थ्रियोज। अब इसका मतलब क्या है एरिथ्रोज एंड थ्रियोज, ये भी आपने आइसोमर्स में, टाइप ऑफ आइसोमर्स में पढ़ा होगा।
देखो डी, डी तो किसको डिफाइन कर रहा है कि जैसे आप यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये कायरल कार्बन है, ये एक कायरल कार्बन है, तो ये वाला हाईएस्ट कायरल कार्बन हो गया और इसमें OH ग्रुप राइट साइड है, इसलिए यहाँ पे डी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम IUPAC नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर भी हाईएस्ट कायरल कार्बन ये है, तो इसमें OH किस साइड आ रहा है, राइट साइड, इसलिए डी। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे ये कायरल कार्बन है, OH लेफ्ट साइड आ रहा है, इसलिए L, ठीक है। यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, OH लेफ्ट साइड है कायरल कार्बन में, इसलिए L कॉन्फ़िगरेशन। तो D और L क्यों आता है, ये चीज तो क्लियर है। अगली चीज समझो, अगली देखो, जब OH एंड OH सेम साइड है, जब सेम ग्रुप सेम साइड है तो उसको बोलते हैं एरिथ्रोज, और जब सेम ग्रुप OH एंड OH ऑपोजिट साइड है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, थ्रियोस। तो जब OH OH सेम साइड, OH OH ऑपोजिट साइड, ठीक है, एंड यहां पर क्या है, OH ऑन सेम साइड, ठीक है, OH सेम साइड एंड OH ऑपोजिट साइड। यहां पर देखो ये L कॉन्फ़िगरेशन वाला है, एंड इसमें एरिथ्रोज में क्या होता है, OH OH सेम साइड, और इसमें क्या है, OH एंड OH ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो एरिथ्रोज में सेम ग्रुप सेम साइड रहते हैं और थ्रियोज में सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड रहते हैं, ठीक है। और डी एन ऑन एन कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये अपन समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये मैं आपके नोट्स खराब नहीं करता हूँ, ठीक है, ये आप यहाँ पे समझ जाओगे चीज़ों को, ठीक है। OH OH सेम साइड है, OH OH लेफ्ट साइड है, OH OH ऑपोजिट साइड, OH OH सेम साइड, ठीक है, सेम यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट देखो एल्डो पेंटोज। पेंटोज मतलब 5 कार्बन है, देखो 1 2 3 4 एंड 5। इसमें कायरल कार्बन कौन सा है, तो इसमें देखो ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, लेकिन हाईएस्ट कायरल कार्बन कौन सा होगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। फोर्थ में OH किस साइड है, राइट साइड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डी एल्डो पेंटोज। क्या हो जाएगा, डी एल्डो पेंटोज, ठीक है। यहाँ पे करें 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे ये 4 कार्बन हो गए, इसमें OH किस साइड है, लेफ्ट साइड, तो इसका नाम हो जाएगा L एल्डो पेंटोज, ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, L एल्डो पेंटोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेक्सोज की बात करें, तो हेक्सोज में बात करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन हो गए, तो यानी कि हेक्सोज है। इसमें भी हाईएस्ट कायरल कार्बन देखो, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, और ये भी कायरल कार्बन है। यहाँ पे कायरल कार्बन कहाँ है, राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड है, तो इसीलिए इसमें क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन, डी कॉन्फ़िगरेशन आएगा। और जानते ही हो ये तो क्या हो जाएगा, आपका एल्डो हेक्सोस है, लेकिन ये ग्लूकोज नहीं है, ठीक है, ग्लूकोज यहाँ पर नहीं है। ग्लूकोज के लिए थर्ड कायरल कार्बन पे यहाँ पे OH होता और यहाँ पे H होता, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे बताऊं आप लोगों को, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ OH आएगा, सॉरी यहाँ OH आएगा, ठीक है। इसमें भी थर्ड कायरल कार्बन पे यहाँ OH आएगा और यहाँ H ही रहेगा। देखो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कायरल कार्बन कौन सा है, ये भी ये भी ये भी ये भी, ये सारे कायरल कार्बन है। आप इनकी चारों वैलेंसियां देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसमें देखो OH किस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, L कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और ग्लूकोज हो गया, ठीक है। तो यानी कि डी कॉन्फ़िगरेशन एंड L कॉन्फ़िगरेशन किस केस में हो गई, ये ग्लूकोज के केस में होगी। नेक्स्ट देखो
ग्लूकोज डी कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसमें इस किस साइड है, देखो ध्यान से, ये ग्लूकोज का इसमें सही स्ट्रक्चर बना है, पहले वाले में गलत था, यहाँ पर सही है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे ये हाईएस्ट कायरल कार्बन हो गया। कायरल कार्बन हालांकि यहाँ पे ये सारे हैं, ठीक है, कायरल कार्बन यहाँ पर ये सारे हैं, लेकिन ये OH राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, इसमें लेफ्ट साइड है, इसमें राइट साइड है, इसलिए डी एंड इसमें एल कॉन्फ़िगरेशन यूज हुई है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर सारी बातें क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट एपीमर्स क्या होते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, एपीमर्स क्या होते हैं इसको ध्यान से समझना। देखो अ पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स दैट, पहली चीज तो ये डाइस्टेरियोमर्स हैं, एपीमर्स आर डाइस्टेरियोमर्स, ठीक है। एपीमर्स आर डाइस्टेरियोमर्स that differ only in configuration about a single carbon atom are said to be epimer। मतलब दो ऐसे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के डाइस्टेरियोमर्स हैं, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन देखो आप जानते हो कि डाइस्टेरियोमर्स क्या होते हैं। देखो डाइस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, आप जानते हो डाइस्टेरियोमर्स क्या होते हैं। डाइस्टेरियोमर्स होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है डाइस्टेरियोमर। तो दो मॉलिक्यूल जो नॉन सुपर इम्पोजेबल है और उनमें केवल डिफरेंस जो है वो एक सिंगल कार्बन एटम का है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गैलेक्टोज को देखिए और ग्लूकोज को देखिए, स्ट्रक्चर जो है वो डिट्टो सेम है, एकदम सेम है, लेकिन सिर्फ इस कार्बन पर जो है H और OH का जो है इंटरचेंज हो चुका है। बाकी पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। देखो गैलेक्टोज और ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ। डी क्यों है, डी है क्योंकि हाईएस्ट कायरल कार्बन पर, देखो हाईएस्ट कायरल कार्बन पर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 एंड ये 5, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है और ये कायरल कार्बन है। हाईएस्ट कायरल कार्बन पे OH राइट साइड है, इसलिए डी आ गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मान लिया इसको, ठीक है। अब इसमें भी सेम चीज है 1 2 3 4 एंड 5, ये भी कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन और ये भी कायरल कार्बन। इसमें OH किस साइड है, राइट साइड, तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, डी आ गई। लेकिन आप फोर्थ कार्बन को देखिए, यहाँ पर देखो सेकंड कार्बन देखो, H लेफ्ट साइड है, OH राइट साइड है, H लेफ्ट साइड है, OH राइट साइड है। थर्ड कार्बन को देखिए, OH राइट साइड है, सॉरी लेफ्ट साइड है, H राइट साइड है, OH लेफ्ट साइड है, H राइट साइड है। लेकिन फोर्थ कार्बन को देखिए अलग अलग है, OH यहाँ पे लेफ्ट साइड है, यहाँ पे OH राइट साइड है, इंटरचेंज हो चुका है। फिफ्थ कार्बन देखिए H एंड OH सेम है, CH2H CH2OH, ठीक है, 6 कार्बन है। तो यानी कि जो इंटरचेंज हुआ है वो एक सिंगल कार्बन में चेंज हुआ है, ठीक है, और सिंगल कार्बन में चेंज होने की वजह से ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन चुकी है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो है, अब देखो पहली चीज तो मिरर इमेज ही नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, अच्छा डाइस्टेरियोमर जो है वो नॉन मिरर इमेज होती है, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज तो एनेंशियोमर होता है, मैं गलत लिखने में आ गया, ठीक है। चलिए, मतलब डाइस्टेरियोमर जो है वो एक दूसरे की ना तो सुपर इम्पोजिबल होते हैं ना ही मिरर इमेज होते हैं, ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है। अब फोर्थ कार्बन पे आप ध्यान से देखिए कि ये जो है क्या है, एक सिंगल कार्बन से इंटरचेंज हो चुका है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, एक एपीमर कहलाएंगे। उसी तरीके से ग्लूकोज और मैनोज को कंपेयर करिए, ग्लूकोज और मैनोज में आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए कि सेकंड कार्बन पर इंटरचेंज हुआ पड़ा है, बाकी सब एज इट इज सेम है। तो यानी कि जो ग्लूकोज और मैनोज है ये C2 एपीमर कहलाएगा। C2 मतलब सेकंड कार्बन पर इंटरचेंजिंग हो रहा है। गैलेक्टोज और ग्लूकोज में आप क्या कहोगे कि ये एक दूसरे के C4 एपीमर है, क्या है, C4 एपीमर है, ठीक है। चलिए, वहीं अगर हम बात करें तो ये और ये क्या एक दूसरे के एपीमर हैं या नहीं है, बताओ, वीडियो को पॉज करो और जवाब दो कि गैलेक्टोज और मैनोज क्या एक दूसरे के एपीमर हैं या नहीं है।
बताइए। देखो इसमें मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जब मैं गैलेक्टोज और ग्लूकोज को कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें सेकंड कार्बन भी इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है, और फोर्थ कार्बन भी इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है, तो दो जगह इंटरचेंज हो रहा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल कंसीडर करते हैं। दो जगह अगर इंटरचेंज हो रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के एपीमर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के एपीमर नहीं है, ठीक है, नॉट एपीमर, ठीक है, तो ये एक दूसरे के एपीमर नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो दो अलग जगह इंटर कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए एपीमर आई थिंक क्लियर होगा, दो डाइस्ट्रीमर स्ट्रक्चर जिनमें एक सिंगल कार्बन पर जो है इंटरचेंज हो रखे हो स्टीरियो, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट हैं, एसिडल्स, ठीक है, जो है वो कार्बोहाइड्रेट एसिडल को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड बोलते हैं। उसके बाद सारे के सारे मोनो सैकराइड जो है वो रिड्यूसिंग शुगर होती है, हैज दे शो म्यूटा रोटेशन, ठीक है, म्यूटा रोटेशन आपने समझा होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी में, ठीक है। स्टार्च सेल्यूलोज जो है वो पॉलीमर है ग्लूकोज के, ग्लूकोज के पॉलीमर मतलब ग्लू की रिपीटेशन मतलब C6H12O6 के पॉलीमर है, एंड टाइम्स ये ग्लूकोज की चेन जो है वो जुड़ती जाती है, ठीक है, स्टार्च एंड सेल्यूलोज में, ठीक है। अगले लेक्चर में ये क्लियर होगा आपका, एक अगले में नहीं, अगले के अगले लेक्चर में होगा आई थिंक, ठीक है। फिर लैक्टोज और सुक्रोज जो है वो डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड मतलब इनमें दो मोनोसैकेराइड्स की यूनिट होती है, दो मोनोसैकेराइड की यूनिट होती है, ठीक है। अब वो कौन सी होती है तो वो हम पढ़ेंगे, जैसे सुक्रोज में क्या होता है कि एक ग्लूकोज होगा एक गैलेक्टोज होगा, या लैक्टोज में एक ग्लूकोज होगा एक गैलेक्टोज होगा, ग्लूकोज में होता है सॉरी लैक्टोज में होता है ग्लूकोज एंड एक गैलेक्टोज, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और सुक्रोज में क्या होता है कि सुक्रोज में दो ग्लूकोज आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक है, तो ग्लूकोज का ये डाइसैकेराइड होता है। सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, जो नेगेटिव टेस्ट देती है किसके लिए, बेंडिक के लिए, बेंडिक का टेस्ट जो है वो नेगेटिव होता है और टॉलरेंस रिएजेंट के लिए भी नेगेटिव होता है, तो यानी कि सुक्रोज को, ये क्वेश्चन आया हुआ है बाकायदा नीट में कि सुक्रोज को टॉलरेंस रिएजेंट जो है, टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, कैन नॉट ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, ठीक है। इवन सुक्रोज जो है वो बेंडिक टेस्ट भी नहीं देता, बेंडिक टेस्ट भी नहीं देता, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एनोमर्स क्या होते हैं, देखो द टू शुगर्स दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ओनली, जिनमें सिर्फ किसमें चेंज हो, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। एनोमर्स क्या होते हैं, जिनमें कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज होती है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर करूँ नंबरिंग लिखूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें एक कार्बन ज्यादा आ गया है आई थिंक, ये नहीं है, इधर देखो, नहीं इसमें कार्बन ज्यादा नहीं है, हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो इधर देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 ये ग्लूकोज हो गया, ठीक है। सिमिलर गलती इसने यहाँ पर भी करी होगी, ऑब्वियसली बात है। ऑपरेटर को केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी यार। चलिए इधर देखिए, इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एनोमर्स में क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होने का मतलब क्या है, देखो जब आप इसमें देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या डिफरेंस मिल रहा है, तो क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखो कि इनमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किसका है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो केवल और केवल
कॉन्फ़िगरेशन का है। किसमें डिफरेंस है? कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस इन द सेंस कि जैसे आप यहाँ पर पहले देखोगे तो ये है CHO, ठीक है, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया, और H, ये OH, और यहाँ पर था CH2OH, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये स्ट्रक्चर बन कैसे रही है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन करके लिखूं, आप ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप, ये और ये, ठीक है। हो क्या सकता है कि ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं ये आके अटैक कर रहे हैं इस साइड और ये जा रहा है इस साइड, ठीक है। यहां पर ध्यान से समझिए, एक स्ट्रक्चर तो ये बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, अगर मैं इसको थोड़ा सा और ओपन तरीके से लिखूं तो होगा क्या, ध्यान से देखो, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये माइनस, ठीक है, ये H, ये, ठीक है, ठीक है, ये सारा पार्ट वैसे का वैसा ही चलेगा, ये देखो यहां से ऑक्सीजन ने अटैक किया है तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और ये इस पे अटैक, ये इस तरीके से जोड़ दिया। अब इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ इसके पास चला जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा क्या हुआ है, ध्यान से देखिएगा हुआ क्या। हुआ ये है कि ये मैं कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट अभी के लिए मिटा देता हूं, देखो ध्यान से क्या हुआ, ये कार्बन, ठीक है, ठीक है, ये कार्बन, ये OH, ठीक है, और ये H, ये H, ये OH, ठीक है। फिर ध्यान से देखिएगा कि ये ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन से जुड़ा हुआ ये ऑक्सीजन, यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ H है, और यहाँ CH2OH है, यहाँ CH2OH है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए कि आपको ये वाली स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक है। तो यही सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसको खाली रीअरेंज कर रखा है इसने क्या कर रखा है कि ये जो अटैक है, ये जो H है और ये जो OH है, ये कुछ इस तरीके से अरेंज कर रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन है, ठीक है। तो एक में क्या हो रहा है कि OH किस साइड है, राइट साइड। अब जरूरी थोड़ी ये इसी साइड हो, मान लो कि ये कार्बोनिल जो है अगर इस तरीके से प्रेजेंट होता, ये ठीक है, ये कार्बोनिल मान लीजिए कि इस तरीके से प्रेजेंट होता, ठीक है, तो ये हो जाता H, ये OH, ये OH, ये H, ये H, ये OH, ये H, ये OH। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी सेम फिनोमेना होता है, ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे अटैक करते, ये यहाँ आ जाता, तो OH इसमें कहाँ आता है, इसमें राइट साइड आता, ठीक है। इसमें क्या है एक्चुअली, जो OH है वो फर्स्ट कार्बन में ये सही किया था बंदे ने, गलती अपनी है। यहाँ पर देखिए ये 2, ये 1, ये 1, ये 2, तो आप यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, कार्बन यही है, कार्बन जो है वो यही है 1, ठीक है। अब इसमें देखिए कि OH जो है राइट साइड है और इसमें OH जो है लेफ्ट साइड है। ये क्यों बना,
क्योंकि कार्बोनिल की स्टीरियो जो है वो डिफरेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो हो सकता है वो किसी भी तरीके से, अगर ये वाला केस होता तो ये जब आप बनाओगे तो ये वाली सिचुएशन अराइज होगी, ठीक है। तो OH जब लेफ्ट साइड होता है तो इसको बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं, बीटा कब, जब राइट साइड हो, और अल्फा कब बोलेंगे, जब इसमें OH किस साइड हो, राइट साइड हो, ठीक है। तो डी और एल में और अल्फा बीटा में कंफ्यूज मत होना। डी और एल का मतलब है कि जब हाईएस्ट कायरल कार्बन पर जो OH ग्रुप है वो राइट साइड है तो डी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, और जब लेफ्ट साइड है तो एल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ठीक है। और फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन पे जब OH राइट साइड है तो अल्फा, और लेफ्ट साइड है तो बीटा, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको बात क्लियर होगी। ये सेम मैकेनिज्म जो है वो इसी की तरह से चलेगा, आप करके देख लीजिएगा, आपको सेम यही मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ें खत्म होती है, ग्लूकोज का कुछ पार्ट अब खत्म हो गया है। नेक्स्ट में अपन रिएक्शंस वाला पार्ट मेजरली पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। ये जो स्टार्च वाला टेस्ट वेस्ट वाला, ठीक है, कौन सा टेस्ट देता है, कौन सा टेस्ट नहीं देता, एपीमर क्या होते हैं, उसके बाद डी अल्फा बीटा डी ग्लूकोज, ये सारा यहाँ से सवाल बना हुआ है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है यहाँ से भी, ठीक है। तो हल्के में मत लेना इस चैप्टर को, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपको पढ़ना है, और बायो और केमिस्ट्री दोनों का ही चैप्टर पढ़ना है, दोनों में जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग है। चलिए, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं अपन कि अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए, चैप्टर वाइज CRE चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप विजिट करिए, देख सकते हैं इन सबको अच्छे से, ठीक है। हर लेक्चर के अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट दिया गया है, ठीक है। तो आप विजिट करके देख सकते हैं इन चीज़ को। चैप्टर वाइज CRE का मतलब है आपको हर चैप्टर से 40 से 45 क्वेश्चंस की CRE दी हुई है, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, आपके चैप्टर को मजबूत करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर अलग चीज़ है, कहीं पे भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में रिपीट हो रहा हो, सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।